आज इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन को समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्यों और कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन को क्यों निकाला जाता है। जो डेप्रिसिएशन हमारे जो वैल्यू में जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है उसमें जो वैल्यू में चेंज आता है उसको हम एक तरह से डेप्रिसिएशन कहते हैं। यह केवल लैंड को छोड़कर बाकी सब एसेट्स के ऊपर लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसमें केवल एप्रिसिएशन ही होता है। और डेप्रिसिएशन के कई कारण हैं, जैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वियर एंड टियर, उसका मशीन का ख़राब हो जाना, और भी कई प्रकार से जो हमारी जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसमें उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है हर साल। तो इसलिए उसमें एक अमाउंट निकाला, एक डेप्रिसिएशन निकाला, हम इसकी वैल्यू, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को निकालते हैं कि हमारी एसेट्स में कितनी वैल्यू में कितना चेंज हो गया है। ये एक एस्टिमेटेड की तरह ही समझ लो कि जो हम डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो एक तरह का एक एस्टिमेट होता है कि हमारी एसेट इतने साल में जो है उसकी यूज़फुल लाइफ जो है इतने साल है और उसके बाद ये इसकी एसेट्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो कई बार वो एसेट्स चलती रहती है और ख़राब नहीं होती, या हम यूज़ करते रहते हैं और कई बार वो ख़राब हो जाती है और काम करने के लायक नहीं रहती। तो इस प्रकार से हमारी जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है उसमें वैल्यू में चेंज आता है और उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालना है, क्वांटिफाई इसको करने के लिए उसके अलग अलग मेथड हैं। दो मेथड्स होते हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है WDV मेथड। WDV को हम कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब ये तो हो गया कि हम किस प्रकार से निकालेंगे। इस डेप्रिसिएशन में ही तीन टर्म यूज़ की गई हैं, एक डेप्रिसिएशन, एक अमोर्टाइजेशन और एक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है वो जो है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, और अमोर्टाइजेशन हम यूज़ करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, जैसे आपका पेटेंट हो गया, गुडविल हो गई। इस प्रकार के जो वैल्यू जो एसेट्स होती हैं कि अब हम ये सोचेंगे कि भाई गुडविल कैसे एसेट्स होगी, क्योंकि कई बार हम गुडविल को परचेज भी करते हैं तो उसको हम इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मानते हैं। पेटेंट को भी हम परचेज करते हैं, जैसे दवाई की कंपनियों में पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, उसी प्रकार हमें वो दवाई बनानी होती है तो हमें उसके लिए उसको पेटेंट को ख़रीदना पड़ता है। तो जो अमाउंट, जिस अमाउंट पे हम ख़रीदते हैं उसके ऊपर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि इस वैल्यू को, इस जो पेटेंट को हम कितने साल तक उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उसका अमोर्टाइजेशन करते हैं। ऐसे डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन जो वर्ड यूज होता है वो खान, जो माइंस वगैरह हैं, इस प्रकार से खानों में और माइंस में जो यूज़ होता है ये वहाँ पर हम इसको डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वहाँ अप्लाई होता है। अब हम आते हैं कि किस प्रकार से इसको डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि जो अमाउंट होता है डेप्रिसिएशन का वो हर साल एक ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड या WDV मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू में चेंज आता है। वो चेंज ऐसे आता है कि हम पहले एक डेप्रिसिएशन निकालते हैं, फिर उस डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में से घटाते हैं, फिर अगले साल फिर जो बैलेंस बच जाता है एसेट्स का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक अमाउंट, एक बार डेप्रिसिएशन निकल गया तो हम उसको उसी अमाउंट को बार बार चार्ज करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता फिर अमाउंट, डेप्रिसिएशन के अमाउंट में। अब बात आती है कि हम डेप्रिसिएशन कैसे, हमें मेथड पता लग गए। अब मेथड पता लगे कि भाई दो मेथड होते हैं, और हम अब बात आती है कि हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जब हम अकाउंट्स में जो हम वैल्यू लेते हैं वो एसेट्स की, वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हैं। यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस वैल्यू के ऊपर हमने परचेज़ की हुई जो होती है फिक्स्ड एसेट्स को, वो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू कहलाती है। और उसके अंदर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस या कोई लोडिंग अनलोडिंग, यानी कि उसको फैक्ट्री या अपने गोदाम तक लाने का जो भी खर्चा होता है वो हम फिक्स्ड एसेट्स में ऐड कर देते हैं, और
उसकी हम फिर एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ निकालते हैं। उस एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ मान लीजिए 10 साल निकाली, तो 10 साल के बाद हम ये निकालते हैं कि वो मशीन या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है वो कितने में बिक जाएगी, यानी उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी। तो जब हम स्क्रैप वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम उसकी टोटल कॉस्ट, जो आज की जो टोटल कॉस्ट ऑफ दी फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें से हम रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू हम उसमें से घटा देते हैं। जो अमाउंट घटकर जो नेट अमाउंट आती है, हम उस अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब जो थोड़ा सा और, इतना तो इसमें डिटेल में नहीं है यहाँ पर डेप्रिसिएशन में, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए क्या होता है कि कंपनी लॉ, जहाँ कंपनीज एक्ट जो है वो, उसमें जो डेप्रिसिएशन रेट होते हैं वो अलग होते हैं और इनकम टैक्स में जो रेट है वो अलग है। यहाँ पर हम अभी इनकम टैक्स के हिसाब से या कंपनी लॉ के हिसाब से नहीं समझेंगे। यहाँ हम क्वेश्चन में जिस रेट पे डेप्रिसिएशन दिया है कि ये डेप्रिसिएशन रेट है, उस हिसाब से समझेंगे, क्योंकि अभी इसमें चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं है। तो यहाँ पर जो है, जब हमारी वैल्यू निकल गई कि हम किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तब हम जो है उसको फिर जो हमें क्वेश्चन में जो मेथड दिया हुआ, किस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है और किस मेथड से नहीं से जो निकालेंगे, उसी हिसाब से हम वैल्यू डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमने डेप्रिसिएशन का मेथड भी सिलेक्ट कर लिया और डेप्रिसिएशन का रेट भी सिलेक्ट हो गए कि इस रेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। तब यहाँ पर अब क्या रह गया डेप्रिसिएशन निकालने में? अब तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज़ और रह गई है कि हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। ये जो पॉइंट है, ये है अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पर कि हम बिना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोले डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे या मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, और या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को खोलकर हम डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी हिसाब से हम यहाँ पर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे उसको। अगर हम बिना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक मशीनरी अकाउंट। मशीनरी में डेप्रिसिएशन के अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे और बाकी जो बैलेंस बच जाएगा वो उसका बैलेंस हो जाएगा मशीन का। अगर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं तो मशीन अकाउंट को हम इंटैक्ट रखेंगे। इंटैक्ट का मतलब है कि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज होगा और किसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं। हम मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, केवल और केवल प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही वो उसको क्रेडिट करेंगे अगर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो हम फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे उसको, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि कैसे, अगर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो कैसे अकाउंटिंग होगी, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो कैसे अकाउंटिंग होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया हुआ है, तो इस प्रकार से एसेट्स अकाउंट बनाया, उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और इस हिसाब से बैलेंसिंग आ गई। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो अकाउंटिंग हो गई इसकी। अब हम आते हैं, जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए तो फिक्स्ड एसेट्स में देखेंगे आप कोई भी चेंज नहीं आया है उसमें। यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है एसेट्स अकाउंट क्रेडिट साइड में, और जो भी क्रेडिट हुआ है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हुआ है। इसी प्रकार हम इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। अभी तक हमने देखा कि वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया तो कैसे अकाउंटिंग होगी, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो कैसे इसकी लेजर अकाउंट बनेंगे और किस प्रकार से अकाउंटिंग होगी। अब हम इसका मेथड समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेशन कैसे होगी और क्या वैल्यू जो जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा वो कैसे निकाली जाएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मूला जो है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। यानी कि जब हम मशीन की जब यूजफुल लाइफ
पूरी हो जाएगी तो वो कितने में बिकेगी, वो जो उसका वैल्यू कितनी होगी उसकी, तो वो कितने में बिकेगी उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल के, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू निकाल के और उसको उसकी यूज़फुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे तो वो एक ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा हर साल जब तक वो मशीन स्क्रैप नहीं हो जाती तो उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। हाँ, एक डेप्रिसिएशन में जो चार्ज, इसमें एक चेंज होगा कि सपोज़ मान लीजिए मैंने बीच में फिक्स्ड एसेट परचेज़ करी मान लीजिए, तो उसमें फिर हमें उस पीरियड के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने अक्टूबर में परचेज़ करी, 1 अक्टूबर को परचेज़ करी, तो अब डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई है उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने 9 महीने का निकालना है डेप्रिसिएशन, तो उसी हिसाब से उसकी वैल्यू को डिवाइड बाय जो हमारा डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू निकली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ऐसे ही जितने महीने का निकालेंगे उसको कर देंगे और फिर उसको करने के बाद फिर वो जो डेप्रिसिएशन हमारा हर साल पूरे साल का लगाते चले जाएंगे और वो अमाउंट फिर एक फिक्स्ड हो जाएगी। उसी हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएंगे अपने उसमें अकाउंट्स में। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, यहाँ पर कॉस्ट है एनुअल डेप्रिसिएशन 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो हर साल यहाँ पर 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है और इतना 10 साल की यूजफुल लाइफ है, तो 10 साल बाद वो वैल्यू 0 हो गई। इस प्रकार से हर मेथड के अपने बेनिफिट्स हैं और एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो तो हम जो अकाउंटिंग जो हम बिज़नेस में कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे रखूँगा या WDV के ऊपर। हमें तो यहाँ पर अभी पढ़ाई के लिए दोनों ही मेथड पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए अभी हम केवल अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए इसको समझ लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। अगर देखेंगे तो ये एक तो जैसे कि सिंपल है कैलकुलेशन करने में, एक अमाउंट फिक्स हो गई, हम उसको हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से और अमाउंट भी निकालना आसान है और एक ही अमाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी तो हमें जो है प्रॉफिट होगा वो एक फिक्स्ड होगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। यानी कि उस डेप्रिसिएशन की वजह से कोई इतना नहीं होगा कि एक साल डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गया दूसरे साल कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया कम हो गया। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर भी जो सेम इफेक्ट आता है उसका। इसी प्रकार के जो डिसएडवांटेज ये हैं कि जो उसकी जो मशीन की जो वैल्यू होती है वो हर साल कम होती चली जाती है और शुरू में ज़्यादा एफिशिएंसी होती है और जो है और वो बाद में धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि फिक्स शुरू से ही एक फिक्स्ड वैल्यू जो हम चार्ज करते हैं उसे वो एक्यूरेटली इसका जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो नहीं निकल कर आता उसकी मशीन की एफिशिएंसी के हिसाब से। इसमें जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है मशीन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस का जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो सेम रहती है और जबकि शुरू में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर हर साल सेम रहता है तो उससे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा इफ़ेक्ट आता है। और इसके अंदर जो है बुक वैल्यू जो होती है एसेट्स की 0 हो जाती है जबकि वो मशीन अभी भी या फिर एसेट काम में आ रही होती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए कि एनुअल डेप्रिसिएशन का कॉस्ट एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू निकल गई। जो हमने 60,000 रुपये का जो है इसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ था, तो मैंने आपको पहले बताया था जो इंस्टॉलेशन वगैरह के ऊपर जो भी खर्चा होगा वो मशीन की वैल्यू या फिर एसेट्स में ऐड हो जाएगा। तो 7,40,000 प्लस 60,000 माइनस इसकी जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 40,000 की है, तो इसका हो गया 8 लाख में से 40,000 गए 7,60,000 और 7,60,000 डिवाइड बाई 5 तो उसका हो गया 1,52,000। 1,52,000 का ये हमेशा डेप्रिसिएशन हो गया। अब ऐसे इसका रेट भी निकल जाएगा और उस हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने ये मशीन कब परचेज़ करी, 1 अप्रैल को परचेज़ करी है। अब हम एक और क्वेश्चन दूसरा लेते हैं जिसमें कि मशीन की कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए की और उसके ऊपर 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन पे कर दिया हमने
और उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये है और उसकी यूज़फुल लाइफ 10 साल है। तो यहाँ पर 1.5 लाख प्लस 10,000 माइनस 10,000 स्क्रैप वैल्यू, हमने यहाँ पर 1.5 लाख में जो उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो जोड़ दिया और जो स्क्रैप वैल्यू वो घटा दी और डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो उसका डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया 15,000 रुपये का। लेकिन हमने मशीन जो है 1 अक्टूबर को खरीदी है, यानी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का, मार्च तक 6 महीने होते हैं, 6 महीने लगेगा, तो वो हो जाएगा 15,000 का डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम 6 महीने का, तो वो हो जाएगा हमारा 7,500 रुपये। इस प्रकार से यहाँ मशीन का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा और फिर हम देखेंगे कि हर साल फिर अब 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। यहाँ पर 15,000 रुपये का चार्ज हो रहा है और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। पहले फर्स्ट ईयर में 7,500, फिर 15,000 15,000, ये सेम आ गया। अब हम जो है उस क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो हम प्रोविज़न इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाना और एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो किस प्रकार से हम अकाउंटिंग करेंगे। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन ये है कि 1 लाख की मशीन खरीदी 1 अक्टूबर को और दूसरी मशीन 60,000 रुपये की खरीदी, उसमें IGST 12% था और डेप्रिसिएशन का जो है 10% पर एनम है ऑस्ट्रेलियन मेथड के हिसाब से। अब यहाँ पर कई बार ना एक सवाल आता है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है 10% पर एनम और 10% में क्या फ़र्क है। पर एनम का मतलब ये हो गया कि आपको टाइम पीरियड के हिसाब से चलना है। अगर हम वर्ड यूज़ किया है 10% तो आपने पर पीरियड वाइज उसको नहीं चलना, फिर तो आप सीधा डेप्रिसिएशन लगाइए। इसलिए बच्चे ध्यान रखें कि वहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया हुआ है उसमें पर एनम यूज़ किया गया है या केवल 10% यूज़ किया गया है। अगर 10% यूज़ किया गया है तो हमें मंथ वाइज जिस डेट से मशीन परचेज़ की है या एसेट्स परचेज़ करी है वो नहीं देखना है, केवल और सीधा डेप्रिसिएशन रेट लगा देना है। अगर 10% पर एनम दिया हुआ है तो अब हमें वो पीरियड वाइज उसकी जो है डेप्रिसिएशन निकलेगा, कितने कब मशीन परचेज़ करिए उस डेट से निकलेगा पर एनम में, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन मेथड को हम निकालेंगे। 1 लाख की मशीन हमने परचेज़ करी है और दूसरी मशीन परचेज़ करी थी 1 अप्रैल को 2018 को 60,000 प्लस GST की। अब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। डेप्रिसिएशन रेट जो है हमें 10% दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना, बैंक अकाउंट्स 1 लाख रुपये और इसका जो डेप्रिसिएशन आया है 10%, हमने 6 महीने के लिए परचेज़ करी है तो हम देखें 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आएगा और इसी प्रकार से ये 10,000 रुपये, अगले साल 10,000 रुपये हो गया। फिर अब 2018 में हमने 60,000 की मशीन परचेज़ कर ली। यहाँ पर देखेंगे आप IGST को नहीं जोड़ा गया है। तो क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि IGST का हमें बेनिफिट मिल जाता है, तो इसलिए IGST को यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे, GST को ऐड नहीं करेंगे। अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हमें GST का बेनिफिट मिल रहा है तब हम मशीन या फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें GST की अमाउंट को बिल्कुल नहीं जोड़ना है। अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चे ध्यान रखें कि GST की अमाउंट नहीं जोड़नी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मशीन की वैल्यू 60,000 रुपये की है और डेप्रिसिएशन। दूसरी बात और बच्चे ये भी ध्यान रखें कि हर मशीन का डेप्रिसिएशन अलग निकालें और हर मशीन की जो वैल्यू है वो अलग निकालें। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालते हैं और मशीन की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं तो हमें वहाँ पर फ़ायदा मिलता है जब हम फिक्स्ड एसेट्स को बेच देते हैं और उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स को जब हम बेचते हैं और जितनी वैल्यू में बताया गया वैल्यू में बेचा है तब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में उस समय आसानी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इसलिए हम जो है इसका जो डेप्रिसिएशन रेट निकालेंगे, जो डेप्रिसिएशन है अलग अलग निकालेंगे और मशीन की वैल्यू भी अलग अलग निकालेंगे। इस एग्जांपल में हमने देखा कि विदाउट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कैसे अकाउंटिंग होती है। अब हम देखेंगे कि जब हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो तब क्या एंट्री करेंगे। हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अगर अकाउंट बना रहे हैं तो हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और इस प्रकार से वो जो है
प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में वो एंट्री होगी। और यहाँ देखोगे तो मशीन जो है वैल्यू सेम रखी गई है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, और जो भी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हो रही है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हो रही है। यहाँ पर देखें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ पर, और इस प्रकार से ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मशीनरी अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, और ये इस प्रकार से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में जो है एंट्री होगी कि हम डेप्रिसिएशन को केवल और केवल प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेंगे इसको, जो भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। और एक बात का बच्चे ध्यान रखें कि मशीन की वैल्यू, हर मशीन की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करें, और हर मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो भी अलग अलग कैलकुलेट करें। इससे जब वो मशीन जब क्वेश्चन में देंगे कि हमने इतनी मशीन बेच दी और इसके ऊपर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तब हमारा काम बढ़ जाएगा। अगर वो समझते हैं कि वो आसानी से निकाल सकते हैं तो उसको वो जैसा चाहें वो वैसा कर सकते हैं कि भाई हम उसको आसानी से निकाल लेंगे, तो बाद में तो हम उसको इकट्ठा कर लें। अगर वो उनको लगता है कि नहीं निकाल पाएंगे तो वो हर मशीन की वैल्यू अलग निकालें और हर मशीन का डेप्रिसिएशन अलग निकालें। अब हम बात करेंगे कि मशीन क्वेश्चन में हमें दिया होता है कि हमने एक मशीन इतने की बेची, तो हम उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? जो मशीन की वैल्यू आ रही है जितने की हमने बेची उसमें से हम लेस कर देंगे तो वो मशीन की वैल्यू, उसमें जो हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आ जाएगा। अगर हमने ज़्यादा में बेची है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हमने उसकी मशीन की वैल्यू से कम में बेची है तो हमारा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो वो एसेट साइड की जो है डेबिट साइड में आएगा, अगर लॉस होगा तो वो एसेट साइड के क्रेडिट में आएगा। और यहाँ पर जब यहाँ पर जो है वो अभी तो हमने देखा कि वो एसेट साइड में डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट जो होगा, और लॉस जो होगा वो क्रेडिट साइड में हो जाएगा। अगर हम ये तब होगा जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं। अगर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तब ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में जिस डेट को एसेट्स बिकी है उस डेट तक का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हम एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एसेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा वो जो अभी तक का जो उस एसेट्स के ऊपर जो अभी तक का जो डेप्रिसिएशन है वो वहाँ से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट कर देंगे और एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और वहाँ पर फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो वहाँ से निकलेगा। अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, एसेट साइड की। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। देखें, अगर हमने मशीनरी अकाउंट बनाई और उसमें कोई हमने वो क्या कहते हैं वो नहीं बनाया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने मशीन बेची, उसका डेप्रिसिएशन ये तो है कि जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया हो तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग गया अप टू डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन, और उसके बाद जो गेन हुआ है वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर गेन आ गया। ये देखिए, अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा वो। इस प्रकार से ये अकाउंट मेंटेन होंगे। अब हम इस प्रॉफिट एंड लॉस को जो हम एसेट सोल्ड पर हो रहा है, जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो हम इसको यहाँ से समझेंगे इस क्वेश्चन के द्वारा। हम देखेंगे यहाँ पर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बनाई और यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाया तो जो डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ द मशीन होगा वो हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 58,500 का जो डेप्रिसिएशन था वो यहाँ हो गया। अब यहाँ देखेंगे 58,500 का यहाँ डेप्रिसिएशन आ गया, और उसको हमने मशीन को बेचा है, हमने वो 50,000 में बेच दिया उसको, और उसकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो हमें जो है 11, इसमें जो वैल्यू निकल के आई है वो हम यहाँ पे देखेंगे। कॉस्ट थी इसकी 1,20,000 की, 58,500 का अब तक डेप्रिसिएशन लग गया। ये यहाँ पर है ना, ये देखिए 1,20,000 की इसकी कॉस्ट थी और उस पर अब तक डेप्रिसिएशन लगा 58,500, 61,500 नेट वैल्यू आ गई और हमने बेच दी 50,000 की। हमें लॉस हो गया 11,500 का, तो 11,500 का लॉस हो गया, तो यहाँ पर हमने इसको लॉस को क्रेडिट साइड में दिखा दिया 11,500 का। तो ये इस प्रकार से
ये अकाउंटिंग होगी जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। अगर प्रोविज़न फॉर अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम सीधा उसका जो है जो भी डेप्रिसिएशन होगा मशीन अकाउंट में चार्ज करेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि कैसे अकाउंट मेंटेन होना है, कैसे जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा और कैसे अकाउंटिंग होगी जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा। अब थोड़ा सा ना हम यहाँ पर इसका जो डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में WDV मेथड में हम डेप्रिसिएशन रेट निकालने का फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर हम अंडर रूट वगैरह की जो वैल्यू होती है वो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। आर का जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंट हो जाएगा, एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स है, एस का वैल्यू ऑफ द और रेजिडुअल वैल्यू है, एंड द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ है, और कॉस्ट सी जो है कॉस्ट ऑफ द एसेट्स है। तो हम इस डेप्रिसिएशन का जो रेट निकालते हैं एग्जाम्पल के से समझते हैं कैसे निकलेगा। इसका वैल्यू मान लीजिए 10,000 रुपये है और उसकी जो है मशीनें हमने परचेज जो करी थी वो 1,60,000 में परचेज करी, यानी कॉस्ट जो एसेट्स की जो कॉस्ट है वो 1,60,000 रुपये है। तो इस प्रकार से हम अंडर रूट की जो वैल्यू निकालने के बाद ये जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 50% के आसपास आ रहा है। तो इसलिए ज़्यादातर वो इस प्रकार से नहीं है क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आता है डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए तो थोड़ा सिंपल होगा और हमें अंडर रूट निकालना आना चाहिए। दूसरा, ज़्यादातर हमें क्वेश्चन में जो है डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ होगा WDV मेथड में, अगर वो हमें फॉलो करने को कहता है तो। इस वीडियो में मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट को काफ़ी डिटेल से एनालिसिस करके समझाने की कोशिश करी है। अगर अभी भी इसमें कुछ कमी रह गई हो तो मुझे स्टूडेंट जो है कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं उनको नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही।